ऐसे आप सभी उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे आप अपने इंग्लिश क्लास का भी इंतजार कर रहे थे। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आपका इंतजार खत्म होता है। हम दीपक शर्मा एक बार तहे दिल से सारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, टारगेट बोर्ड पे। तो प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो क्लास होने वाला है बच्चे, हम लोग आज की इस क्लास में हम लोग पोइट्री सेक्शन का लिया गया एक चैप्टर, बहुत ही बच्चे खूबसूरत सा चैप्टर जिसका नाम है ओड टू ऑटम। ओके, तो बच्चे जैसा कि टाइटल गिवन है, इसका मतलब होता है ओड का मतलब होता है गीत। ओके, और किसका गीत? तो ऑटम सीजन का अपना एक गीत होता है। ठीक है, मतलब अपनी इसकी एक राग होती है, अपनी इसकी एक पहचान होती है, अपना इसका एक धुन होता है। तो बच्चे ओड टू ऑटम का मतलब हो गया पतझड़ के मौसम का गीत या पतझड़ के मौसम का अपना राग, उसकी अपनी संगीत। ओके, तो जैसा कि ये चैप्टर बच्चे आपके आपने मतलब हमारे भारत देश का लिया हो गया, ऑटम सीजन का नहीं है, ये उस कंट्री का बच्चे, ये इंग्लैंड की है ना, जो इंग्लैंड कंट्री है वहां के ऑटम सीजन की चर्चा यहाँ की गई है। और चैप्टर के जो राइटर है बच्चे वो जॉन कीट्स साहब हैं। ओके, और इनको भी नेचर पोइट कहा जाता है, इनको रोमांटिक पोइट भी कहा जाता है। ठीक है, और देखते हैं कि अब आगे इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। हर दिन हमको जो भी पोइट्री सेक्शन का पोएम होता है वो कुछ ना कुछ हमें लाइफ से रिलेटेड वो लर्निंग्स देकर ही जाता है। अब देखना यह है कि आज का चैप्टर हमको कौन सा लर्निंग्स देता है। ठीक है, एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग बच्चे आप सभी को। जल्दी से आप लोग क्लास में आ जाइए तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, ऑटम सीजन का गीत है, संगीत है, अपना इसका धुन है, अपनी इसकी राग है, अपनी इसकी पहचान है। जैसे हर सीजन के पहचान होते हैं वैसे इसकी भी एक पहचान है ना। तो बच्चे क्लास 4 है और पोइट्री सेक्शन का ये चैप्टर नंबर भी 4 है। ठीक है, चलिए, तो सारे बच्चे क्लास में आ गए हैं। चलिए, सारे बच्चे क्लास में आ गए हैं भाई, तो पेन पेपर पेंसिल निकाल के बैठ जाइए भाई जल्दी से। ओके, चलिए सारे बच्चे क्लास में आ गए ना। तो बच्चे ये रहा आपका आज का चैप्टर जिसका नाम है ओड टू ऑटम। ओके, ओड टू ऑटम चैप्टर के कंपोजर हैं हमारे जॉन कीट्स। ओके, अब जॉन नाम से अभी तक आपने दो राइटर का नाम सुन लिया, एक आपने जॉर्डन का नाम सुन लिया और एक आपने जॉन कीट्स का नाम सुन लिया। ठीक है, तो बच्चे याद रखिएगा जॉन नाम से कोई ट्रिक हमको नहीं बनाना है, जो साथ में नाम लिखा रहेगा उसी से हमको ट्रिक बना के चलना है ना। तो आज का ट्रिक ये कहता है कि कैसे हम एग्जाम में इसको याद रखें। तो बच्चे यहाँ देखिएगा, देखिए ऑटम सीजन में कॉमन सा एक साउंड है ऑटो। क्या है ये? ऑटो, है ना, ऑटो। और एक राइटर के नाम में लिखा हुआ क्या है? कीट्स। लेकिन अगर कीट्स को छोड़ करके उसको अगर ध्यान से देखें तो यहाँ क्या निकलता है? ईट्स। क्या निकलता है? ईट्स। और ईट्स का मतलब सबको पता है कि खाना होता है ना, कोई चीज को खाना होता है। तो यहाँ हम ऐसे रखेंगे याद कि इसमें देखिए कॉमन सा साउंड आ गया ऑटो और उसमें कॉमन सा साउंड आ गया ईट। तो हम याद रखेंगे ऑटो में बैठकर ईट कर रहा था, ऑटो में बैठकर ईट कर रहा था मतलब खा रहा था, ईट कर रहा था। ठीक है, ऑटो में बैठकर ईट कर रहा था, ऑटो में बैठकर खा रहा था। अब एग्जाम में ना जॉन नाम से अगर कुछ कितना भी नाम अगर आ जाए तो हम कंफ्यूज नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि ऑटो में बैठकर के ईट ही कर रहा था, खा रहा था, है ना। तो ऐसे हमको याद हो जाएगा। ठीक है बच्चे, सिलेबस कब खत्म होगा? बिल्कुल बच्चे, जैसे जैसे आपका देखिए दिन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका चैप्टर भी कंप्लीट होते जा रहा है। तो जैसे बुक कंप्लीट हुआ हम लोग फिर सीधे आ जाएंगे ग्रामर पे। फिर ग्रामर के ज्यादा नहीं, कुछ एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपको हम पढ़ा देंगे। उसके बाद सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो आपको कराई जाएगी वो सब आपका एग्जाम से ही रिलेटेड रहेगा। ठीक है ना, तो आपके बच्चे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अभी जैसे ही पोइट्री सेक्शन कंप्लीट होगा वैसे आपका एक टेस्ट हो जाएगा पूरे फुल पोइट्री सेक्शन को मिला करके। तो आप लोग ध्यान से चैप्टर को पढ़िए और तैयारी में लगे रहिए, एकदम चुपचाप एकदम तैयारी में लगे रहिए। ठीक है ना। तो बच्चे जॉन कीट्स का यहाँ पर डीओ भी दिया गया है 1795 और इनकी डेथ हुई है 1821 में। ठीक है, इनका जन्म हुआ है कौन सी जगह पर? तो बच्चे मूनफील्ड्स लंदन में। मतलब ये भी हम कह सकते हैं, जब जब लंदन बोले समझ जाइए ये भी इंग्लैंड के ही रहने वाले हैं। ठीक है, अब एग्जाम में इंग्लैंड लिखे चाहे लंदन लिख दे चाहे यूके लिख दे कोई मतलब नहीं, सबका मतलब यहाँ पर सेम है। ठीक है, तो बच्चे ये भी एक ब्रिटिश पोएट कहलाएंगे, ये भी एक कैसे पोएट कहलाएंगे? तो ये भी एक ब्रिटिश पोएट ही कहलाएंगे। ब्रिटेन में रहने वाले पोएट को कहते हैं ब्रिटिश पोएट। ब्रिटेन कहाँ? इंग्लैंड में, है ना, लंदन कहाँ? इंग्लैंड में। तो ऐसे हम लोग को याद रख लेना है। आगे बढ़ते बच्चे देखिए, अब अभी आपके सामने जो राइटर का जो पर्सनल डिटेल्स आने आया है, यहां से बच्चे एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां से निकल के आते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। द पोएम एंडीमियन वाज वेल अप्रिशिएटेड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, पब्लिश्ड इन 1818। ओके, 1818 में जॉन कीट्स साहब का एक बहुत बढ़िया एक कविता जिसका नाम है एंडीमियन। ठीक है, ये पब्लिश हुई थी। ठीक है, जो कि पब्लिश हुई थी कब? 1818 में। किनका लिखा हुआ एंडीमियन? जॉन कीट्स साहब का। और इसकी जो तारीफ की गई थी ना, इसकी जो तारीफ की गई थी बहुत बढ़िया तरीके से,
किन्होंने किया था? तो विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने किया था। और विलियम वर्ड्सवर्थ साहब भी ना एक नेचर पोएट ही हैं, ये भी एक रोमांटिक पोएट ही हैं। तो एक रोमांटिक पोएट ने दूसरे रोमांटिक पोएट की तारीफ की। तो याद रखिए बच्चे, जॉन कीट्स की जो कविता है कौन सी? एंडीमियन, जो कि तारीफ की गई थी किनके द्वारा? तो विलियम वर्ड्सवर्थ साहब के द्वारा। ठीक है, ग्रामर कब से होगा बच्चे? बुक कंप्लीट करने के बाद सीधे हम लोग ग्रामर पे ही आ जाएंगे, तो आपको टेंशन लेना नहीं है। आगे देखिए बच्चे, टू अ नाइटिंगेल ऑन मेलनकली एंड ओड टू ऑटम मेड हिम अ ग्रेट रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। मतलब अंग्रेजी साहित्य में रोमांटिक पोएट के नाम जिनको जो मिला, ये कह सकते हैं इनको जो नाम दिया गया रोमांटिक पोएट का, ये कौन दिलाया इनको? तो इनकी फेमस कविता कौन कौन सी? टू अ नाइटिंगेल, ऑन मेलनकली एंड ओड टू ऑटम। तो ये ओड टू ऑटम, मेलनकली, नाइटिंगेल, ये तीन कविता ने इनको रोमांटिक पोएट इनको नाम दे दिया। ठीक है, मतलब अभी तक रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ भी हैं और लोग भी हैं, लेकिन इनको भी रोमांटिक पोएट ये कहे जाने लगे कौन सी कविता लिखने के बाद? तो नाइटिंगेल, मेलनकली और ओड टू ऑटम, और जिसमें से हमको आज ओड टू ऑटम पढ़ने का एक मौका मिला है। ठीक है, आगे कहते हैं सो डिड लेमिया एंड हाइपेरियन। जितना योगदान नाइटिंगेल, मेलनकली, ओड टू ऑटम का है इनको रोमांटिक पोएट बनाने में, उतना ही कंट्रीब्यूशन, उतना ही बड़ा योगदान लेमिया और हाइपेरियन का है। अब एग्जाम में बच्चे ये वाला ना आपको एकदम VVI यहां पर हम लगा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इस क्वेश्चन को अक्सर देखा गया है। लेमिया पूछेगा, लेमिया एंड हाइपेरियन किनका लिखा हुआ है? ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं देखा गया, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन को देखा गया है। तो लेमिया एंड हाइपेरियन किनका लिखा हुआ है? हम तो याद रख लेंगे सीधे कि ये जॉन कीट्स का लिखा हुआ है। किनका? जॉन कीट्स का। अच्छा, जब भी पूछेगा ना तो ये नहीं पूछेगा कि लेमिया किनका लिखा हुआ है, सेपरेटली नहीं पूछेगा, एक साथ ही पूछेगा कि लेमिया और हाइपेरियन किनका लिखा हुआ है। तो बच्चे इसका भी आपको हम यहां पर ट्रिक्स बता देते हैं ताकि एग्जाम में याद रहे। देखिए यहां बच्चे लमिया इसको पढ़ेंगे ना, देखिए लेमिया लिखा, इसको लमिया पढ़ लेंगे, है ना। आपने गाना सुना है ना, राता लमिया लमिया रे, गाना आपने सुना हुआ एक, राता लमिया लमिया रे, तो इसको हम ऐसे याद कर लेंगे, राता लमिया लमिया रे। ठीक है, राता लमिया लमिया रे, है ना। और फिर आगे क्या था लाइन? कटे। क्या था बच्चे आगे लाइन? उसमें लिखा होता कटे, है ना, कटे तेरे संग, है ना। तो याद रहेगा हमको कि यहां देखिए लेमिया है और यहां देखिए कटे है। तो कटे किस में लिखा हुआ है? देखिए इसमें, देखिए यहां पर कटे वर्ड निकाला जा सकता है, लिखा हुआ नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए इसको ऐसे पढ़ा जा सकता है ताकि हमको एग्जाम में बस याद रहे कि हाँ इस पोएम के राइटर बस कौन है, इतना के लिए बस। ठीक है ना। ये अलग बात है कि जो ट्रिक होते हैं उसको उटपटांग तरीके से रखना होता है, इसीलिए क्योंकि दिमाग हमारा जो होता है ना उटपटांग चीजों को बहुत दिन तक याद रखता है, और जो सिंपल सी चीजें होती है उसको बहुत जल्दी भुला जाता है वो। तो हर चीज को ना थोड़ा सा अपने हिसाब से उसको रिलेट कर लेना चाहिए, जो जैसे याद रह जाए। ओके चलिए, तो बच्चे याद रहेगा कि राता लमिया लमिया रे कटे, है ना। और यहां जब कटे याद रहे भाई तो कौन से राइटर में कटे लिखा रहेगा? तो जॉन कीट्स में कटे लिखा रहेगा। और कौन से पोएम में लमिया लिखा रहेगा? तो यहां पर लेमिया एंड हाइपेरियन लिखा ही रहेगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, ये यहां से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे आपके। आगे इनका एक लाइफ में ट्रेजेडी सबसे बड़ा क्या हो गया ना, देखिए, है ना बेचारे, ही डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, इनकी मौत टीबी से हो गई, इनकी मौत टीबी नाम की बीमारी से हो गई। ही डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन 1821। देखिए अपने समय के बहुत एकदम खूबसूरत ये कवि थे, बहुत हैंडसम पर्सन थे, ये बहुत अच्छे कवि थे, बहुत कम एज में बहुत बड़ा इन्होंने नाम कमा दिया। इसलिए कहा जाता है कि जिंदगी कितनी लंबी है ना, वो नहीं चाहिए, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं होनी चाहिए। तो देख रहे हैं मात्र 26 ईयर्स, 26 साल की एज में ही इनकी मौत हो गई। 26 साल की एज में इनकी मौत हो गई। बीमारी का, मौत का रीजन क्या था? तो इनको टीबी हो गया था। और उस जमाने में जिसको टीबी होता था ना, बहुत कम चांस होता था बचने का, बहुत कम चांस होता था बचने का। ठीक है आगे देखिए बच्चे, बट विद इन दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ, इस छोटी सी उम्र में इन्होंने कितने बड़े काम कर लिया। रोमांटिक पोएट कहला गए, सोचिए इतनी कम एज में, जिस एज में लोग अभी संभलना ही सीख रहे होते हैं, उस एज में इन्होंने अपने नाम रोमांटिक पोएट का किताब हासिल कर लिया, है ना। ही वॉज एबल टू अचीव ग्रेटनेस, इन्होंने महानता हासिल कर ली, कविता में इन्होंने महानता हासिल कर लिया इस छोटी सी उम्र में। मात्र 26 साल की एज में इनकी डेथ हो गई, है ना। हिज पोअम्स, हिज मतलब जॉन कीट्स की जो कविताएं होती हैं, चाहे उनके जो लेटर्स होते हैं, जो पत्र होते हैं, हैव डेप्थ बीनीथ देयर ब्यूटी, मतलब उसमें ना एकदम गहराई से, उसमें गहराई से सुंदरता का बखान होता है। किसी चीज का ना उसमें जो सुंदरता होती है हमेशा उसी को एक्सप्लेन किया जाता है। एंड रिफ्लेक्ट हिज अवेयरनेस ऑफ द पेन्स एंड सफरिंग्स, जो दुख तकलीफ होते हैं ना, जो दर्द होता है, जो आदमी को तकलीफ होता है, इनकी कविता में आपको देखने को मिल सकता है। ओके जीवन में जो कुछ भी दर्द होता है, तकलीफ होता है ना, ये सब इनकी कविता में, इनके लेटर्स में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है चलिए, मतलब इनकी सोच देखिए कितना एकदम रिलेटेबल होता था इंसान के लाइफ से। देखिए जो इनकी जो कविता होती थी, इनके लिए
जैसे हमने चैप्टर के बारे में पढ़ा था, राइटर के बारे में पढ़ा था कि उनके लिए ना W.H. ऑडेन के लिए जो कविता लिखना था एकदम कितना था, वो एकदम सीरियस गेम के बराबर माना जाता था, ठीक है। और इनके लिए क्या था, एक लाइन, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, मतलब अ थिंग ऑफ ब्यूटी, एक सुंदर सी कोई भी चीज है ना जो सुंदरता से भरी हुई है, ठीक है, इज अ जॉय फॉर एवर। अगर आप उसकी खूबसूरती को अगर आप देख पाते हैं तो उसमें आपको बड़ा ही, उसमें आपको आनंद टाइप का लगेगा, उसको देखने मतलब आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो ये अपना अपना नजरिया हो जाता है कि हम किसी चीज को एकदम सुंदरता से देख रहे हैं या फिर उसको हम एकदम बदसूरती से देख रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो इनका कहना है कि हर चीज में सुंदरता होती है, हर चीज में सुंदरता होती है। एंड ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी, कहते हैं ब्यूटी इज ट्रूथ, जो सुंदरता है वो सच है, जो सुंदरता है वो वाकई सच है वो, और सच से बड़ी सुंदरता कोई हो ही नहीं सकती। मतलब दुनिया में सबसे बड़ा जो सुंदर चीज वो क्या है, वो है सच, मतलब सच्चाई, समझ गए। तो सच्चाई सुंदरता है, सुंदरता ही सबसे बड़ी सच्चाई है वो, ठीक है। इन द पोम ओड टू ऑटम, अब बात करें हम इस अपने प्रस्तुत कविता की, ओड टू ऑटम की, तो इस कविता में जॉन कीट्स साहब ने डिस्क्राइब किया है, वर्णन किया है किस चीज का, द ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ब्यूटी मतलब सुंदरता और कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है क्या, उसका स्वभाव, क्या होता है उसका स्वभाव, उसकी खासियत, आप ये कह सकते हैं उसका नेचर, ये कह सकते हैं। स्पिरिट ऑफ ऑटम मतलब ऑटम सीजन की जो ताकत होती है, क्या होती है, जो ताकत होती है उसको इसमें दिखाया गया है कि उसमें क्या ताकत होती है, ऑटम सीजन में ऐसी क्या ताकत है, तो उस ताकत को भी यहां पर दिखाया गया है, इसके नेचर को भी दिखाया गया है, इसके स्वभाव को दिखाया गया है, और इसकी खासियत को भी दिखाया गया बच्चे, और इसकी सुंदरता को भी दिखाया गया है। कैसे दिखाया है, तो अ सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर्स, मेमोरेबल का मतलब होता है यादगार, इसका मतलब ये हुआ कि इनको ऑटम सीजन जो है ना वो बहुत बढ़िया तरीके से याद है, मतलब मन में एकदम समाया हुआ है। तो कविता लिखते समय ये वो लगता है, ऐसा लगता है ना कि ये लाइन नहीं लिख रहे हैं बल्कि पूरे पिक्चर को आपके सामने ला के रख दे रहे हैं। इस पिक्चर को देख के आप समझ जाइएगा कि हाँ ऐसा ऐसा ऑटम सीजन में होता है। एग्जिबिटिंग द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन नेचर, इन्होंने यहां पर एग्जिबिट किया है मतलब प्रदर्शित किया है, क्या किया है, प्रदर्शित किया है, ठीक है, प्रदर्शित किया है, दिखाया है किस चीज को, प्रिंसिपल को, मतलब सिद्धांत को, एक सिद्धांत को कहते हैं, हर किसी का लाइफ में अपना अपना सिद्धांत होता है। तो नेचर का सिद्धांत क्या है ना, प्रकृति का सिद्धांत क्या है कि प्रकृति ने हर चीज में सुंदरता को ढाला है, प्रकृति ने हर चीज को सुंदर बनाया है। एक छोटी सी चींटी में भी आप सुंदरता को देख सकते हैं, आप उसके सिद्धांत को देख सकते हैं। ओके चलिए, तो बच्चे यहां पर हमने पढ़ा कि जॉन कीट्स साहब ओड टू ऑटम चैप्टर को कैसे लिखे हैं, ठीक है। अब उसके अंदर में हमको जब पढ़ने की बारी आएगी तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है, कि ऑटम सीजन में ऐसी कौन सी ताकत होती है, उसका अपना स्वभाव कैसा है, और इंग्लैंड में ऑटम सीजन में क्या क्या होता है, क्योंकि भारत का ऑटम सीजन के बारे में चर्चा नहीं है। अब चूंकि राइटर हैं इंग्लैंड के तो भाई वहीं के बारे में चर्चा करेंगे ना, तो देखते हैं कि उन्होंने अपने ऑटम सीजन को कैसे यहां पर डिस्क्राइब किया है, ठीक है। एप्लीकेशन बच्चे और लेटर आपका ग्रामर सेक्शन में ही पढ़ाया जाएगा ना, ग्रामर सेक्शन में चलेगा वो। हाँ, भारत में जाके इंग्लैंड के बारे में बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ पर इंग्लैंड के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, मैं यहाँ पर एक ऐसे कवि के बारे में पढ़ रहे हैं, उसकी कविता को पढ़ रहे हैं, उसके अंदर की सुंदरता को पढ़ रहे हैं। हम इंग्लैंड का हिस्ट्री थोड़ी जान रहे हैं, हम तो बस ये जान रहे हैं कि इंग्लैंड में जो एक कवि रह चुके हैं जॉन कीट्स, जिनकी एज 26 एज में इनकी डेथ हो गई, लेकिन उन्होंने जो कविता लिखी है बड़ी सुंदरता से लिखी है। तो इससे हमको ये सीख मिलती है कि किसी कविता को हम कितना एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये हम इससे सीख सकते हैं। ओके, तो देखिए बच्चे, टोटल 3 स्टैंजा इसमें आपको मिलेंगे, मतलब टोटल 3 पैराग्राफ इसमें आपको मिलेगा, ठीक है। और देखते हैं कि स्टैंजा नंबर 1 में क्या क्या पढ़ने को मिला है। तो यहां देखिए, कहते हैं कि ऑटम सीजन जो होता है ना, पतझड़ का जो मौसम होता है, वो कैसा मौसम होता है। ओके, तो कह रहे हैं कि ये जो सीजन होता है ना, ऑटम सीजन, यहां देखिए इसको ऑटम लिख देते हैं, ऑटम सीजन इज अ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। ये मौसम कैसा होता है, तो ये मौसम में ना जो फल होते हैं ना, जो फल होते हैं, ये मौसम एकदम फलदायक होता है, फ्रूटफुलनेस होता है बच्चे। ये क्या होता है, फ्रूटफुलनेस, फ्रूटलेसनेस नहीं, फ्रूटफुलनेस मतलब फल से लदा हुआ, फल से भरा हुआ, ये मौसम होता है। कहने का मतलब जब ये मौसम आता है ना तो ढेर सारे फल लद जाते हैं पौधों पर, पेड़ पर। ओके, और ये जो मौसम है बच्चे ध्यान से भी समझते जाइए, ठीक है ना, ताकि जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम्स ना हो फिर। ओके, यहां देखिए, तो ये जो मौसम है वो कैसा मौसम है भाई, मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, मतलब एकदम फल में ना, एकदम फल में मिठास भरा हुआ हो जाता है इस मौसम में। मतलब फल जो है पूरी तरह से एकदम मैच्योर हो जाते हैं, पक जाते हैं, इतने ज्यादा पक जाते हैं कि उसके कोर तक, उसके एक एक कोने तक पूरा रस भर जाता है। तो ये मौसम क्या है, एकदम फल से भरा हुआ मौसम है। और दूसरी बात कि ये जो मौसम है ना, ये क्लोज बोजम फ्रेंड है, मतलब एकदम जिगरी दोस्त है। क्या है ये जिगरी दोस्त है, ये जिगरी दोस्त है, ठीक है। किसका, इस मौसम का जिगरी दोस्त कौन है, तो मैच्योरिंग सन मतलब सूरज, ठीक है, सूरज, ठीक है।
तो ऑटम सीजन और ये जो सूरज है ये दोनों इतने जिगरी दोस्त हैं कि दोनों मिलकर ना षड्यंत्र करते हैं। क्या करते हैं? षड्यंत्र करते हैं, कॉन्स्पायरिंग करते हैं। ओके, दोनों मिल करके षड्यंत्र रचते हैं कि इस मौसम में जितना भी फल है ना, जितना भी पेड़ पौधा है, उसको कैसे हम एकदम फल से लोड कर दें, फल से हम उसको लाद दें। ये दोनों का षड्यंत्र होता है। मतलब यही दोनों मिलकर के पेड़ पौधों पर फूल फल लाद देते हैं। ठीक है। एंड ब्लेस विद फ्रूट द वाइन्स, और जो भी लताएं वगैरह होती हैं, जो भी लताएं वगैरह होती हैं वो सब थैच, थैच समझते हैं बच्चे? थैच देखिए, इसको थैच कहते हैं। जैसे कोई झोपड़ी वगैरह होता है ना, तो उसके ऊपर देख रहे हैं इस तरह का जो चीज लद जाता है ऐसे लताओं से, ऐसे ये देख रहे हैं, ये जो थैच होता है ना, जो ऊपर का पार्ट होता है, झोपड़ी के ऊपर का पार्ट, उस पर पूरा एकदम लताएं, मतलब उसमें नेनुआ हो गया, चाहे कद्दू हो गया, कोहड़ा हो गया, देखते हैं पूरा पसर जाता है वो। ठीक है। तो ये जो लताएं हैं ये सब एकदम चारों ओर उस थैच के, है ना, एकदम क्या होता है, दौड़ती हुई नजर आती है। देख रहे हैं, पूरा पसर जाती है पूरा का पूरा वो। तो मतलब ये जो खास बात है ना, वो ऑटम सीजन में देखने को मिलता है इंग्लैंड में, इनके यहां में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, देखिए यही सब है बच्चे, इन्हीं को कहते हैं गॉड, कहते हैं इन्हीं को क्या कहते हैं? गॉड कहते हैं, है ना। आपने पढ़ा था एक बार चैप्टर में, गॉड मतलब कद्दू होता है जो कोहड़ा, इसी को कहते हैं। तो ये सब मौसम में ये सब क्या होते हैं, पूरे एकदम स्वेल हो जाते हैं बच्चे, एकदम पूरा फूल जाते हैं। और क्या कहता है कि ये जो दोनों हैं दोस्त, जिगरी दोस्त, सूरज और पतझड़ का मौसम, ये दोनों मिलकर इतना ज्यादा कॉन्स्पायरिंग करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं कि क्या करते हैं, ये देख रहे हैं आप, ये एप्पल, एप्पल का जो प्लांट यहाँ पर लिखा हुआ देखिए एप्पल, ये इतना ज्यादा उसमें सेब को लाद देते हैं, इतना ज्यादा सेब को लाद देते हैं कि वो एक कॉटेज ट्री के बराबर देखने को लगता है। मानो ऐसे साथी से कोई झोपड़ी बन गई हो, ऐसे करके कोई झोपड़ी बन गई, देख रहे हैं, ऐसे करके कोई झोपड़ी बन गया है, देखिए देख रहे हैं, इतना ज्यादा फल उसमें लाद दिया है कि वो लद करके मानो लग रहा है कि कोई झोपड़ी है। ओके, मतलब एप्पल से भरा हुआ क्या लग रहा है देखने में, वो एक झोपड़ी के बराबर देखने में लग रहा है। तो ये कौन कर रहा है? तो ये सूरज और पतझड़ का मौसम दोनों मिल करके षड्यंत्र कर रहे हैं। एंड फिल ऑल फ्रूट विद राइपनेस टू द कोर, और जितने भी सारे यहाँ फल लदे हुए दिख रहे हैं आपको, ये सब एकदम राइप हो चुके हैं, पक चुके हैं, इतने ज्यादा पक चुके हैं कि एक एक कोने तक में इनका रस भर गया है। ओके, एक एक कोने तक इनका रस भर गया है। जैसे कि हर मौसम में होता है ना कि भाई जिस मौसम में फल आना होता है तो इतना ज्यादा आ जाता है भाई कि वो हद से ज्यादा वो लगता है कि पूरा पेड़ झुक गया है वो। इससे पता है एक लाइफ में सीखने वाली बात यहाँ पर क्या है कि जो भरा हुआ होता है ना वो झुक जाता है, और जो खाली पेड़ रहेगा ना वैसे तन के अकड़ के चलेगा, एकदम तन के अकड़ के। तो मतलब अकड़ता वही है जिसके पास कोई चीज नहीं होता है, और बेचारा वो लोग बहुत सीधे साधे होते हैं, थोड़ा हमेशा झुक के चलेंगे जिनके पास बहुत सारा नॉलेज होता है। तो जो नॉलेज से लदे होते हैं वो हमेशा झुक करके बात करते हैं, और जिनके पास कुछ नहीं होता है ना वो हमेशा अकड़ के बात करेंगे। इससे हमको यहाँ पर ये सीख मिलती है। टू स्वेल द गॉड, यहाँ कह रहे हैं टू स्वेल द गॉड, यहाँ पर जितने भी तरह के आप कद्दू, कोहड़ा, है ना, पंपकिन, नेनुआ, ये सब जो देखते हैं ये सब में क्या होता है, स्वेल कर देता है। क्या करता है? इसको स्वेल कर देता है, इसको एकदम फुला देता है, इसको फुला देता है। कैसे? एकदम ऐसे पूरा फुला देता है उसको, मतलब गूदा से भर देता है उसको। एंड प्लम द हेजल सेल्स, यहाँ बच्चे प्लम जो यहाँ पर है ना, एक तरह का यहाँ पर आप कह सकते हैं जो होता है वहाँ का जो फल होता है, जो हेजल सेल्स होते हैं, ये सब इंग्लैंड के फल के बारे में चर्चा की गई है। अब हमारे भारत में अगर कोई लिखता है क्या बोलता है, आम के बारे में चर्चा करता है यहाँ पर मेनली, है ना, लेकिन यहाँ पर हेजल सेल्स है, प्लम है, ये सब इंग्लैंड का दिया गया चीज है, तो उनके बारे में चर्चा है। विद अ स्वीट कर्नेल टू सेट बडिंग मोड, यहां पर इतना ज्यादा मतलब रस भर देता है कि जो कर्नेल होते हैं ना वहां के जो फल है एकदम पूरा मीठा हो जाता है। टू सेट बडिंग मोड, बहुत ज्यादा कलियां खिल जाती हैं, बहुत ज्यादा कलियां खिल जाती हैं। एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, और वही कलियां जब फूल बन जाती हैं खिल करके, तो जितने भी सारे बीज हैं, मधुमक्खी हैं, जितने भी सारे बीज हैं जो मधुमक्खियां हैं, है ना, वो एकदम गर्मी के मौसम में, समर सीजन में इतना ज्यादा उससे वो रस निकाल लेती हैं, शायद ऐसा मान लेती हैं कि लगता है कि ये मौसम कभी अब खत्म होगा ही नहीं, ऐसा। अनटिल दे थिंक वार्म डेज विल नेवर सीज, उनको लगता है ना कि जब तक कि गर्मी का मौसम खत्म ना हो जाए तब तक एकदम फूलों से रस निकालते रहना है, ताकि आगे भी सीजन में हमको फिर खाने का प्रॉब्लम ना हो। तो मतलब इसी पतझड़ के मौसम में आपको मधुमक्खियां फूल पर आपको रस निकालती नजर आ जाएंगी। इतना ज्यादा एप्पल आपको अगर दिख रहा है पौधे में तो समझ जाइए कि ऑटम सीजन आ चुका है। ओके, है ना, जहां जहां पर आपको बहुत सारी कलियां खिलती हुई दिख जाए समझ जाइए कि ऑटम सीजन आ चुका है। मतलब ऑटम सीजन की खूबसूरती को जॉन कीट साहब अपने कंट्री में ऐसे करके बता रहे हैं। फॉर समर हैज ओवर ब्रिम देयर क्लेमी सेल्स, ओके, यहां जो क्लेमी सेल्स होते हैं मतलब फल के ऊपर जो गुठलियां होते हैं, जो कड़ापन होता है, जैसे कोई भी अगर हो, जैसे अखरोट देखते हैं आप, है ना, या ऐसे उस तरह का कोई भी नट देखते हैं, जैसे मूंगफली देखते हैं, वो सब क्या होता है, उसके ऊपर का जो सेल होता है ना वो भी एकदम क्या होता है, पक जाता है वो, मतलब थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर डालिए वो फूट जाएगा वो। तो वहां के अंदर इतना ज्यादा जो समर सीजन है, जो गर्मी का मौसम है, वो इतना ज्यादा ओवर ब्रिम्ड कर देता है। मतलब ओवर ब्रिम्ड बोलने का मतलब एकदम ऊपर तक चीजों को पका देता है, मतलब गले तक, ऊपर तक चीजों को पका के रख देता है। इतनी ज्यादा गर्मी हो जाती है इस मौसम में। ओके, आगे कहते हैं
स्टेंजा नंबर 2। अब पहले पैराग्राफ में, पहले स्टेंजा में इसकी खूबसूरती को, यहां पर इसकी एक्टिविटी को दिखाई गई है ना, कि इस मौसम में कौन कौन सी एक्टिविटी होती है। तो दिखाया कि जो लताएं हैं वो पूरी पसर जाती हैं पूरी झोपड़ी पर, है ना। और क्या होता है, जो सूरज होता है वो इतना ज्यादा गर्मी ला देता है, इतना ज्यादा गर्मी ले आता है कि उससे सारे जो फल हैं वो पेड़ पर लद जाते हैं और क्या होते हैं, फूल जाते हैं, रस से भर जाते हैं। ये एक्टिविटी दिखाया, है ना। और जितने भी तरह के फल होते हैं वो सब में भी क्या होता है, एकदम कोने तक रस भर जाता है। मधुमक्खियां रस निकालना शुरू कर देती हैं और तब तक रस निकालती है जब तक कि गर्मी का मौसम खत्म ना हो जाए। ओके, तो एप्पल का जो पौधा है, जो सेब का जो पौधा है, वो पूरे सेब से लद जाता है, मानो कि कोई झोपड़ी टाइप का हो गया, पूरा लद गया हो। तो जब ऐसा कुछ हो रहा हो तो समझ जाओ कि ऑटम सीजन आ चुका है ना। ऑटम सीजन आ चुका है। ऑटम सीजन का मतलब बच्चे होता है पतझड़ का मौसम होता है। ऑटम का मतलब पतझड़ का मौसम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। स्टेंजा नंबर 2 में कहता है हु हैथ नॉट सीन। अब दूसरा पैराग्राफ में कहते हैं, थोड़ा बातचीत कर रहे हैं ऑटम सीजन। अब कवि, हमने कहा था ना कि जो कवि होते हैं वो किसी से भी बात कर लेते हैं। तो अपने राइटिंग में इन्होंने जो लिखा यहां पर, ये कह रहे हैं हु हैज नॉट सीन यू। यहां बच्चे दी का मतलब हो गया, है ना, यू। बहुत पुराना अंग्रेजी वर्ड लिखा बच्चे यहां पर। तो यहां देखिए हु हैथ की जगह बच्चे यहां पर होना चाहिए हु हैज, कहना चाहिए हु हैज नॉट सीन यू, है ना, ऑफ्ट एमिड योर स्टोर। ठीक है, यहां कह रहा है कि जहां जहां पे स्टोर लगा हुआ हो। पहले तो ये कहते हैं कि तुमको किसने नहीं देखा है भाई, तुमको तो सब ने देखा है। कहां कहां देखा है ये बताना चाहते हैं कि जहां पर अनाज का स्टोर लगा हुआ हो तो समझ जाओ कि ऑटम सीजन आ चुका है, क्योंकि फसल पक चुका होता है। फसल पक करके तैयार हो गया तो वो कहां रखाएगा, स्टोर में रखाएगा। तो कहते हैं कि तुम ऑटम सीजन, तुमको किसने नहीं देखा है, तुमको तो सब देखे हैं। जहां जहां पर स्टोर लगा हुआ है समझ जाओ कि ऑटम सीजन है, ऑटम सीजन है, मतलब आ चुका है। कभी कभी समटाइम्स हुएवर सीक्स अब्रॉड में फाइंड यू सिटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रैंडी फ्लोर। कहते हैं कि अगर किसी को ढूंढना है तुमको तो उसके लिए विदेश जाना नहीं पड़ेगा, उसके लिए लोग बाहर नहीं ढूंढेंगे तुमको, जबकि तुम आराम से एकदम बेपरवाह तरीके से, तुम बेपरवाह तरीके से केयरलेस होकर के बैठी रहती हो। कहां पर, ग्रैंडरी फ्लोर पर, मतलब जहां पर ना, ग्रैंडरी फ्लोर बोलने का मतलब जहां पे अनाज इस तरह से रखा रहे, मतलब जहां पर फ्लोर पे अनाज ढेर सारा बिछा हुआ है, समझ जाओ कि ऑटम सीजन आ चुका है। मतलब ये सब देखते ही बता देगा कोई कि ऑटम सीजन तुम ही तो हो, ऑटम सीजन कोई और नहीं है, तुम ही तो हो। ये राइटर ऐसा कह रहे हैं। योर हेयर, योर, दाई का मतलब योर हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड। और तुम्हारे जो बाल हैं, है ना, जब लगे कि हवा में, जब लगे कि हवा एकदम बह रही है ना, उसमें हवा बहते हुए जब अनाज जब ऐसे जब फड़फड़ा रहे हो, है ना, तो समझ जाओ कि ऑटम सीजन आ चुका है। तो इस लाइन का मतलब क्या हो गया, विनोइंग विंड बोलने का मतलब हवा में जो अनाज के जो होते हैं ना, कुछ खरपतवार वो उड़ रहे होते हैं। तो समझ जाओ कि ये ऑटम सीजन के बाल लहरा रहे हैं। इसका मतलब बाल तो भाई मेनली पुरुष जाति का लहराता नहीं है, पुरुष बाल तो भाई छोटे छोटे बाल रखते हैं। तो यहां पर ऑटम सीजन को ना राइटर ने ना एक वुमन के तौर पे पर्सनिफाई किया है। क्या किया है, वुमन के तौर पे, समझ गए ना। यहां ऑटम सीजन को एक औरत के रूप में रखा गया है, एक वुमन के तौर पे रखा गया है। तभी तो बोला गया कि योर हेयर, तुम्हारे बाल एकदम हवा में लहरा रहे होते हैं। इसका मतलब हवा में बाल किसके लहराएंगे, जिसके बाल बड़े बड़े होंगे। बड़े बड़े बोलने का मतलब यहां पर बाल किसी औरत के ही हो सकते हैं। तो बिल्कुल तुम्हारे बाल एकदम किसी औरत की तरह इसे, है ना, लहरा रहे हैं। तो समझ जाओ जब हवा इस तरह से चल रही हो तो समझ जाओ कि ऑटम सीजन आ चुका है। तो वही कह रहे हैं कि कौन है जो तुमको नहीं देखा है, तुमको तो सब देख सकते हैं। जहां पर अनाज का ढेर लगा हुआ हो, स्टोर लगा हुआ हो, इसका मतलब वहां पर तुम हो। जहां पर, है ना, फ्लोर पर, जहां फ्लोर पर अनाज बिखरा हुआ हो, समझ जाओ कि वो तुम हो। जहां पर जब हवा ऐसे बलखा रही हो, लहरा रही हो, समझ जाओ कि वहां तुम ही हो, क्योंकि तुम्हारे बाल वहां पर, है ना, लहरा रहे हैं ऐसे। आगे कहते हैं या इन सब जगह पर तो तुमको देखा जा ही सकता है, और तुमको कहां पर देखा जा सकता है, तो और ऑन हाफ रिब्ड फ्रो। हाफ रिब्ड फ्रो बोलने का मतलब होता है बच्चे इस तरह से, जब खेत में इस तरह के लाइनिंग बनी हुई हो, मतलब फसल इस तरह से लाइन में सजा हुआ हो, तो समझ जाओ कि वहां तुम ही हो। मतलब आधा पक गया है, वो आधा ही अगर पका हुआ अगर फसल आपको दिखाई दे रहा हो ऐसे लाइन बाय लाइन बना करके, समझ जाओ कि ऑटम सीजन आ चुका है, ये कहना चाहते हैं। और हाफ रिब्ड फ्रो वहां पर कैसे तुम दिखाई देती हो, मानो कि कैसे कोई फसल को काट काट करके लोग लाइन बना के रख देते हैं, फसल को काटते हैं उसके बाद उसको लाइन बना के ऐसे रख देते हैं, है ना। तो वैसे ही तुम वहां पर सोती हुई दिखाई देती हो। क्या करते हुए, स्लीपिंग करते तुमको वहां देखा जा सकता है। ड्रॉज्ड विद द वाइल द हुक स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वेथ एंड ऑल इट्स ट्विन फ्लावर्स। और कैसे दिखाया जाता है, ड्रॉज्ड विद, है ना, पॉपीज। यहां पर एक वर्ड यहां छूट गया है, ड्रॉज्ड विद फ्यूम ऑफ पॉपीज, यहां पर एक वर्ड मिसिंग है, फ्यूम ऑफ पॉपीज।
पॉपीज, ठीक है, यहां पर ड्राउज विद फ्यूम ऑफ पॉपीज, और तुमको वहां देखा जा सकता है जब ये देखना चाहिए आप, ये फ्यूम ऑफ पॉपीज है, यानी देखिए पॉपीज का ये फूल होता है, ठीक है, ये क्या है, पॉपीज का ये फूल होता है, जिसके फ्यूम से, जिसके सुगंध से तुम वहां पर एकदम कैसे दिखाई देती हो, एकदम मदहोश होती दिखाई देती हो, ड्राउजिंग करते हुए दिखाई देती हो, मतलब मदहोश टाइप की दिखाई देती हो। तो समझ जाओ इसका मतलब ये हुआ कि जब पॉपीज का जो फूल होता है, अगर वहां पर पॉपीज का फूल खिला हुआ दिखाई दे तो समझ जाओ कि तुम उसके, है ना, उसके सुगंध में तुम मदहोश होती हुई दिखाई देती हो। इसका मतलब कोई और नहीं, ऑटम सीजन तुम ही हो। With the wild thy hook spares the next swath and all its twin flowers, और जहां जहां पर ये जुड़वा तरह के जो फूल है ना, दो दो फूल, कैसे कैसे, ये दो दो फूल एक जगह अगर दिखाई दे रहे हैं तो समझ जाओ कि वहां पर कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑटम सीजन है। ट्विन फ्लावर्स बोलने का मतलब होता है जुड़वा फूल। तो इनके कंट्री में ऐसा होता होगा कि जहां जहां पर ये दो दो फूल ऐसे ऐसे करके दिखाई देते हो तो भाई समझ जाओ कि वहां पर ऑटम सीजन आ चुका है। होता है ना, ट्विन का मतलब जुड़वा होता है, क्या होता है, जुड़वा होता है। एंड समटाइम्स, और कभी कभी, लाइक अ डॉस्ट, है ना, कीप स्टेडी द लेडन हेड अक्रॉस अ ब्रुक और बाय अ साइडर प्रेस विद पैशन लुक। कहते हैं और कहां पर दिखाई दे सकता है, जैसे अगर कोई जो एक किसान है वो अपने माथे पर, है ना, अगर कोई किसान है और अपने माथे पर एक बड़ा सा बोझा लेकर के इधर उधर अगर जा रहा है फसल का, तो समझ जाओ कि मौसम कोई और नहीं बल्कि ऑटम सीजन है, जो अपने माथे पर लादे हुए है वो क्या, एक फसल को। या फिर तुमको वहां भी देखा जा सकता है जहां पर साइडर प्रेसिंग हो रहा हो। तो साइडर प्रेसिंग का मतलब होता है बच्चे, सेब से ना, जब बहुत ज्यादा सेब जब उत्पादन हो जाता है ना, तो उस सेब से लोग क्या करते हैं, तो सेब से शराब बनाई जाती है ना, उस एप्पल का शराब बनाया जाता है, तो उसको बोलते हैं साइडर प्रेसिंग करना कहते हैं। तो अगर लगता हो कि जहां पर अब सेब से शराब बनना शुरू हो गया हो तो वहां पर तुमको एकदम पैशेंट लुक के साथ बैठे हुए देखा जा सकता है। पैशेंट लुक बोलने का मतलब हो गया एकदम धैर्य से तुम वहां पर बैठी रहती हो। क्यों ऐसा बोला कवि ने, तो कवि ने ऐसा बोला क्योंकि ये जो सेब का जो शराब बनता है ना, उससे एकदम एक एक बूंद करके, क्योंकि घंटों घंटे लग जाते हैं सेब का शराब बनने में, और वहां पर घंटों घंटे ऊज करता हुआ दिखाई देता है, मतलब एकदम एक एक बूंद गिरते हुए दिखाई देता है, एक एक बूंद करके, है ना, गिरते हुए दिखता है, और वो ऑटम सीजन वहां पर बैठी हुई उसको देखती रहती है। तो राइटर के कहने का मतलब ये हो गया मोटा मोटी तौर से कि जहां पर सेब की शराब बनाई जा रही हो, समझ जाओ कि ऑटम सीजन ने दस्तक दे दिया है। ठीक है, ऑटम सीजन ने दस्तक, मतलब क्या होता है, दस्तक दे रखा है यहां पर ये। ओके, हाँ बच्चे, यहां पर एक वर्ड मिसिंग है, ग्लीनर। यहां पर इसी को बोलते हैं बच्चे, ग्लीनर कहते हैं, इनको ग्लीनर कहते हैं, यहां पर इनको यहां पर ग्लीनर कहते हैं। ग्लीनर का मतलब होता है वे लोग जो अनाज को ना, जो अनाज को क्या कर रहे होते हैं, अनाज को मतलब चुन रहे होते हैं, चाहे उसको देखरेख कर रहे होते हैं, जो भी मतलब वर्कर्स होते हैं, चाहे जिनका अपना खेत खलियान होता है, उन्हीं को यहाँ पर ग्लीनर कहा गया है। जो है ना, क्या करते हैं, वो अनाज को फ्लोर पर इसे पसारते हैं, चाहे उसको चुनते हैं, चाहे उसको देखरेख करते हैं, उनको ग्लीनर कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब आगे कहते हैं, तो इसका मतलब ये कि जहां पर सेब से शराब बनाई जा रही हो वहां पर ऑटम सीजन आ चुका है। जहां पर ग्लीनर लोग अनाज को चुनते हैं, वहां पर देख कर रहे होते हैं, वहां पर ऑटम सीजन आ चुका है। या जहां पर जुड़वा टाइप के फूल अगर आपको दिख रहे हैं तो भी ऑटम सीजन आ चुका है। या फिर जहां पर ये पॉपीज के जो फूल हैं अगर जहां पर वो खिले पड़े हैं तो समझ जाओ कि वहां भी ऑटम सीजन आ चुका है। ओके, हाँ बिल्कुल बच्चे, साइडर प्रेसिंग उसी को कहते हैं। साइडर प्रेसिंग का मतलब ही होता है, क्या होता है, सेब से ही शराब बनाया जाता है, ये यहां पर साइडर प्रेसिंग का मतलब होता है। तो मतलब इतनी तरह की एक्टिविटी अगर हो रही हो तो यहां पर ऑटम सीजन को देखा जा सकता है। आगे स्टैंडर्ड नंबर 3 में कहते हैं, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, वेयर आर दे, कहते हैं कि ऑटम सीजन, पतझड़ के मौसम, अगर तुम ये सोच रही हो कि स्प्रिंग सीजन जो है वो जो वसंत का मौसम है उसका गीत कहां है, वो कहां है, वेयर आर दे, कहां है वे, तो कहते हैं थिंक नॉट ऑफ देम, तो तुम उनके बारे में मत सोचो। द हैज द म्यूजिक टू, उनका अपना अलग अलग एक राग है, हर मौसम का अपना अपना एक अलग संगीत है, जो मौसम आता है वो अपने हिसाब से उसमें एक्टिविटी कराता है, तो तुम उनकी चिंता मत करो। अब तुम अपना देखो कि तुम्हारे भी अपने राग हैं जैसे उसके अपने राग हैं। ओके, वाइल बैड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे, ओके, मतलब जब तुम आती हो तो तुम्हारे अपने अलग राग हैं, जैसे कि जो दिन है एकदम कैसे बीतता है, एकदम सॉफ्ट डाइंग डे हो जाता है, ऐसा लगता है मानो कि दिन बड़ी ही एकदम सॉफ्ट तरीके से, बड़ी कोमलता से बीत रहा हो, समझ गए। एंड टच द स्टेबल प्लेन्स विद रोजी ह्यू, और ऐसा लगता हो
कि पूरा जो मौसम है कैसा हो चुका है, वो रोजी ही हो चुका है, मतलब पूरा जो मौसम है थोड़ा सा गुलाब के कलर का हो चुका हो, और जो स्टबल है ना, जो स्टबल प्लेन्स है, मतलब हर जगह पर फसल कट करके फसल कट रहा होता है, एकदम पूरा समतल मैदान दिख रहा होता है फसल कटने के बाद, तो समझ जाओ कि वो तुम्हारा डिपार्चर होने वाला है, मतलब अब तुम जो मौसम हो ना, अब तुम जाने वाली हो, ठीक है। मतलब आई जब तुम थी तो तुमने क्या किया, पूरे फसल को पका के रख दिया, तुमने सारे पेड़ पौधों पर फल ला दिया, ओके। लेकिन अब तुम जब जा रही हो, तुम्हारा डिपार्चर है कि अब फसल कटने के बाद जो पूरा समतल है, वो जो जमीन है वो समतल दिखाई दे रहा है, ओके। तो बच्चे देखिए, इसमें बच्चे ये ट्रांसलेशन नहीं है कि इसको हर लाइन को बच्चे एकदम पूरा फुल ट्रांसलेट करके बताया जाता है, ये बच्चे एक प्रो सेक्शन नहीं, ये बच्चे एक पोम है, और पोम में जो लाइंस लिखे होते हैं ना, वो उल्टे पुल्टे लिखे होते हैं, ठीक है। तो यहां पर चीजों को मोटा मोटी ही समझा जाता है, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा फुल हिंदी ट्रांसलेट करना होता है पोम को, वैसा नहीं होता है, ठीक है। अब यहां देखिए बच्चे, वो चीजें बच्चे होती है प्रो सेक्शन में, कि हाँ प्रो सेक्शन में सीधे भाई एकदम एक एक लाइन को तो वैसे करके बताया चल जाता है। पोएम में वर्ड ही उल्टा पुल्टा लिखा होता है, इसमें लाइंस कभी भी ऐसा नहीं होता कि सब्जेक्ट पहले हो, वर्ब हो, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो, इसमें वैसे लिखा हुआ नहीं होता है। इसमें चीजों को ना, उसमें कुछ अपना तर्क भी मिलाना पड़ता है, तब जाके कोई चैप्टर बच्चे समझ में आता है, समझ गए ना। आगे कहते हैं, देन इन अ वेलफुल कोयर द स्मॉल नेट्स मोन। अब यहां देखिए, इस लाइन को आप क्या कहिएगा, कहां सब्जेक्ट है, कहां ऑब्जेक्ट है, कहां वर्ब है। इसमें इस लाइन से बच्चे एक रफ मीनिंग ही निकालना होता है, तो रफ मीनिंग देखिए कैसे निकलता है, ऐसे, देन इन अ वेलफुल कोयर। अच्छा, वेलफुल कोयर का मतलब क्या होता है, अच्छा कोयर का मतलब ही होता है एक मंडली होती है, एक टीम होता है। तो इस मौसम में क्या होता है कि एक गाना गाने वाला एक मंडली होता है, ठीक है, एक टीम होता है, किसका, तो स्मॉल नेट्स। अच्छा, स्मॉल नेट्स बोलने का मतलब छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जैसे अपने यहाँ कैसे होता है, मेढक टर टर कर रहा होता है और रात में की आवाज आती है वहां पर, तो वैसे ही इंग्लैंड के बारे में कहा गया कि छोटे छोटे जो नेट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो एकदम पूरा टीम बना करके वो संगीत निकालते हैं। ऐसा शाम के टाइम में देखा जाता है। Among the river swallows born aloft और sinking as the light wind leaves or dies। कहते हैं among the river swallows, नदियों के बीच में, नदियों के बीच में जितने सारे swallows होते हैं, वो सब अपना पूरा जोर लगा करके वो संगीत निकालते हैं। मतलब शाम के टाइम देखते हैं पक्षी चहचहा रहे होते हैं, जितने भी पक्षी होते हैं सब अपने घर वापस लौट रहे होते हैं, ओके। तो इस मौसम में जो भी swallows होते हैं, वैसे swallows एक तरह का पक्षियों का झुंड होता है, क्या होता है, एक तरह का पक्षियों का ये झुंड होता है, ये समझ गए। तो वो इस मौसम में एकदम झुंड बना करके वो अपना गाते निकल जाते हैं। और सिंकिंग एज द लाइट विंड लीव्स और डाइज, और जो हवा है ना, वो दिन भर जैसे चलती है, वो धीरे धीरे शाम में एकदम मध्यम हो जाती है। एज द लाइट विंड लीव्स और डाइज मतलब हल्की सी हवा चलती रहती है, मतलब कभी होती है कभी शांत हो जाती है। यहाँ लीव्स और डाइज का मतलब अगर प्रॉपर हिंदी निकालेगा तो क्या हो जाएगा कि हवा कभी जीती है कभी मरती है। क्या ये पॉसिबल है कि हवा कभी जीती है कभी मरती है? तो नहीं। तो यहाँ पर अपने सेंस से हमको निकालना पड़ता है कि इस वर्ड का मीनिंग यहाँ पर क्या दें कि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए बच्चे, उसी हिसाब से कि और सिंकिंग एज द लाइट विंड लीव्स और डाइज मतलब यहाँ जो हवा है वो कभी कम होती है, कभी वो ज्यादा हो जाती है, वो मतलब कभी रहती है कभी वो गायब हो जाती है। यहाँ डाइज का मतलब मरना नहीं, कभी डाई का मतलब यहाँ बच्चे बोला गया है शांत हो जाना। एंड फुल ग्रॉन लैम्स, और जो फुल ग्रॉन जो मेमने हैं, जो भेड़ के जो बच्चे हैं, वो इस मौसम में क्या हो जाते हैं, फुल ग्रॉन हो जाते हैं, मतलब बढ़ जाते हैं, वो थोड़े बड़े हो जाते हैं। लाउड चिल्लाते हैं, मेमियाते हैं, क्या करते हैं, ब्लीट करते हैं, मतलब मेमियाते हैं वो। अब उनका आवाज मेमियाने का है तो क्या करते हैं, मेमियाते हैं वो, ठीक है। फ्रॉम कहां से, फ्रॉम हिली बॉर्न मतलब पहाड़ पर से वो चिल्लाते हैं वो, मतलब मेमियाते हैं। कौन, लैम्स। लैम्स कौन होता है, मेमना मतलब भेड़ का बच्चा। तो इस मौसम में झुंड बना करके वो लोग भी क्या करते हैं, मेमियाते हैं, मतलब साउंड निकालते हैं। अब देखिए यहां बोलेगा हेज क्रिकेट्स। अब यहां हेज का मतलब क्या है, तो भाई हेज और क्रिकेट्स, क्रिकेट्स बोलते हैं झींगुर को। किसको बोलते हैं, झींगुर को बोलते हैं। अब झींगुर तो हमारे यहां भी होता है, झींगुर हमारे यहां भी होता है। तो कुछ चीजें हैं जो है जो क्या करता है, कॉमन है हमारे यहां भी उनके यहां भी, ओके। तो कहते हैं कि हेज क्रिकेट सिंग, इस मौसम में जो भी झींगुर टाइप के जो छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वो सब गाते हैं। एंड नाउ विद ट्रेवल सॉफ्ट, और एकदम ऐसा गाते हैं मानो एकदम झनकार निकल रहा हो, ट्रेवल वाला साउंड, एकदम झनकार निकल रहा हो कोमलता से। और इस मौसम में झींगुर और ये जो हेज है बच्चे, हेज एक तरह का कीड़ा होता है, ठीक है, ये सब मिलकर के गाते हैं, कैसे, एकदम झनकार के साथ। और इस मौसम में जो रेड ब्रेस्ट होता है, रेड ब्रेस्ट मतलब क्या होता है, रेड ब्रेस्ट बोलने का मतलब होता है बच्चे, इसको बोलते हैं रॉबिन कहते हैं। रेड ब्रेस्ट को ही रॉबिन कहा गया है, और रॉबिन एक चिड़िया का नाम है बच्चे। इसको देखिए, इसका जो ब्रेस्ट है मतलब आगे का जो पार्ट है वो कैसा है, वो रेड है, ठीक है, मतलब इसकी जो छाती है ना वो आगे कैसी है, लाल होती है, तो इसलिए इस पक्षी को बोला गया है रेड ब्रेस्ट। ऐसे इसको रॉबिन भी नाम बोला जाता है। और रॉबिन जो होता है ना वो इंग्लैंड का नेशनल बर्ड होता है, इंग्लैंड का नेशनल बर्ड होता है ये रॉबिन। बच्चे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये नेशनल बर्ड होता है, ठीक है।
जो कि क्या करता है, विसिल्स करता है, सीटी बजाता है। ये सीटी बजाता है कहां से, फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट, मतलब जो बाग बगीचे होते हैं उसमें बैठ करके ढेर सारे रॉबिन जो पक्षी होते हैं वो सीटी बजाते हैं वो। एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काइज, और ये इकट्ठा हो करके, कौन, इकट्ठा हो करके जो स्वेलोज होते हैं, इनको जो बोला जाता है बच्चे स्वेलोज, मतलब ये पक्षी होते हैं, ये झुंड बना करके चहचहाते हैं। ये क्या करते हैं, ट्विटरिंग करते हैं, चहचहाते हैं। कहां, आसमान में। इसका मतलब इन सारे लाइन से ये निकल रहा है कि इस मौसम में जितने भी जीव जंतु, जितने भी छोटे मोटे कीड़े से लेकर के बड़े पक्षी तक, सब इस मौसम का ना क्या करते हैं, वेलकम करते हैं और इसको गुड बाय भी कहते हैं, क्योंकि मौसम ये अब जा रहा होता है इसलिए। तो आपसे बच्चे अगर पूछेगा, है ना, नहीं बच्चे, क्रिकेटर को फिर झिंगुर नहीं कह देंगे, ऐसा मत कहिएगा। क्रिकेट का मतलब तो आप जानते हैं जो मैच होता है, वो जो खेल एक तरह का है वो, है ना, लेकिन क्रिकेट्स का मतलब एस लगने के बाद ही उसका मतलब होता है झिंगुर, ऐसे नहीं। ओके, तो बच्चे अगर पूछा है कि इंग्लैंड का नेशनल बर्ड कौन है, क्या रखिएगा, रॉबिन। रॉबिन को बोला गया बच्चे यहाँ पर रेड ब्रेस्ट। ओके, तो ये मौसम में जानवर से लेकर छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से लेकर के सब लोग इस मौसम का क्या करते हैं, आनंद उठाते हैं और सब इस मौसम का वेलकम करते हैं और फिर गुड बाय करते हैं इसको। ओके, तो बच्चे ये सब लाइन से पता चला कि राइटर ने जो भी कुछ यहां लिखा है वो उसने कविता में क्या डाल दिया है कि पतझड़ के मौसम की खूबसूरती क्या है, पतझड़ के मौसम की ताकत क्या है। ताकत दिखाया सबसे पहले कि पूरा एप्पल को लाद देता है ना, पूरे कोर तक पूरे फल को एकदम पका देता है। उसके बाद क्या करता है ना, चिड़ियां चहचहाती है, इसमें जितनी सारी लताएं हैं वो सब क्या होते हैं, बिखर जाती, पसर जाती हैं, और जितने सारे इस तरह के जो सब्जियां चाहे फल होते हैं वो सब एकदम क्या होते हैं, फूल जाते हैं, क्या होते हैं, एकदम स्वेल हो जाते हैं। यहां तक कि जो भी गुठलियां होती है वहां तक भी चीजों को पका दिया जाता है। ओके, और इतना ज्यादा सेब लाद दिया जाता है कि वो एकदम एक झोपड़ी के बराबर देखने को लगता है। इसी मौसम में जितने सारे मधुमक्खी हैं वो सब फूलों से रस निकालने में बिजी हो जाती हैं, है ना। और जब तक गर्मी का मौसम खत्म नहीं हो जाता है तब तक क्या होता है, जब तक गर्मी का मौसम नहीं आ जाएगा तब तक क्या करता है ना कि ये रस निकालता ही रहता है ये। ओके, जहां पर ढेर सारी कलियां दिखाई दे, जहां पर ढेर सारे स्टोर दिखाई दे आपको अनाज से भरा हुआ, जहां पर फ्लोर पे अनाज बिखरा हुआ दिखाई दे, है ना, जहां पर हवाएं चल रही हो उसमें जो अनाज के जो भी खरपतवार होते हैं वो सब अगर बिखर रहे हो, समझ जाओ कि ऑटम सीजन आ चुका है। ओके, तो बच्चे इसमें इसकी खूबसूरती भी दिखाई दे दी गई, इसमें इसका ताकत भी दिखाई दे दिया गया। ठीक है, अब बच्चे बात करते हैं इसके क्वेश्चन की। तो बहुत सारी बातें आपको क्वेश्चन के जरिए भी समझ में आती है, तो यहां देखिए क्या समझ में आएंगी। कह रहा है कि व्हाट हैपेंस इन ऑटम, अभी हमने जो चीजें देखी यहां पर यही क्वेश्चन कर दिया गया कि पतझड़ के मौसम में क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट, अब चूंकि पोएट अपने कंट्री के बारे में बताए हैं तो उन्होंने जो कुछ भी यहां पर लिखा, यहां देखिए कहा गया कि अकॉर्डिंग टू द पोएट, हमारे अनुसार नहीं, कवि के अनुसार, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, कि ये जो मौसम है वो क्या है, एकदम फल से भरा हुआ मौसम होता है। और क्या होता है, ये मौसम फेमस होता है किस चीज के लिए कि भाई जब ये मौसम आएगा ना तो इसमें हार्वेस्टिंग होगा, क्या होगा, फसल की कटाई होगी, क्या हो ना कि वो फसल के कटने का टाइम आ चुका है और पत्तियों को, है ना, पत्तियों में अब एक नई जान आने वाली है। कूलिंग टेम्परेचर, मौसम थोड़ा सा ठंडापन इसमें दिखाई देगा। एंड डार्कनिंग नाइट्स, और रात जो है वो अंधेरी होती हुई दिखाई देगी। इन ऑटम ऑल फ्रूट्स गेट राइप, जितने सारे फल हैं जितने तरह के वो सब पक जाएंगे और जो भी जितने सारे तरह के फूल हैं वो खिल जाएंगे, वो इसी मौसम में होता है। ऑल द बर्ड्स, जितनी तरह की चिड़ियां हैं, स्टार्ट टू सिंग, वो गाना गाने लग जाती हैं। किसको देख करके, तो इस सीजन की मधुरता को देख करके मौसम इतना सुहावना हो जाता है कि चिड़ियों से भी नहीं रहा जाता है। तो कोई भी जो प्रकृति का है, जो नेचर का है, वो नेचर की खूबसूरती करना अच्छे से जानता है वो। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चे। इन वॉट सेंस डज द सन कंस्पायर विद ऑटम, मतलब किस सेंस में अगर देखा जाए, किस भाव में अगर देखा जाए तो जो सूरज है वो कंस्पायर करता है, मतलब षड्यंत्र रचता है। वो किसके साथ मिलकर के, पतझड़ के मौसम के साथ मिलकर के। तो ऑटम वॉज एन इंटीमेट फ्रेंड, क्या बोला गया, जो ऑटम सीजन है ना वो सूरज का एकदम जिगरी दोस्त है, इंटीमेट फ्रेंड है। इंटीमेट बोलने का मतलब बॉसम फ्रेंड है, मतलब उसको कहते हैं लंगोटिया यार है, वैसा इसमें कहा गया। हुज हीट एंड लाइट हेल्प्ड ऑल दीज फ्रूट्स, तो सूरज जो कि इसका दोस्त है, तो सूरज में इतनी ज्यादा हीट होती है, इतनी ज्यादा गर्मी होती है और उसमें इतना ज्यादा प्रकाश होता है, इसकी मदद से ना ये क्या करता है, जितने तरह के फल फूल हैं यहाँ पर, जो भी सब्जियां हैं वो सब उपज जाती हैं, ग्रो कर जाती हैं, बढ़ जाती हैं, है ना, ताकि उसकी कटाई हो सके। फिर द सन कंस्पायर्स विद ऑटम टू पुट ऑन एंड ब्लेस विद फ्रूट, ये जो सन है ये षड्यंत्र रचता है, ये प्लान बनाता है ऑटम सीजन के साथ मिल करके कि कैसे किसी फ्रूट में क्या करें, उसमें हम ब्लेस कर दें, मतलब उसको एकदम फल फूल कर दें, उसको मतलब भर दें एकदम रस से। जो लताएं होती हैं वो सब एकदम पसरती हुई दिखाई देती है, कहां पर, रूफ पर, उसी को बच्चे बोलते हैं थैच बोलते हैं, इसी को थैच बोलते हैं, मतलब छत पर बोलते हैं। ओके, लताओं में भी क्या होता है, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, जो फल और फूल होते हैं वो आपको पसरते हुए दिखाई देते थे, किसकी मदद से, तो बस सूरज की मदद से।
इट्स रे मेक्स द फ्रूट फ्लेशी एंड फैट एंड ऑल्सो टेस्टी। इसकी जो किरणें हैं, इसका जो किरण है ना, सूरज की जो किरणें हैं, वो फल को फ्लेशी कर देता है, मतलब गूदेदार कर देता है, एकदम गूदेदार, उसमें गुदा भर जाता है उसमें, है ना। एंड फैट, उसको एकदम क्या करता है, फैट कर देता है। जो सब्जियां हैं एकदम पूरी फूल जाती हैं, जो फल हैं ऊपर जाते हैं, पूरा एकदम फूल जाते हैं, पूरा उसमें रस भर जाता है, उसमें गुदा भर जाता है। एंड ऑल्सो टेस्टी, और इतना ज्यादा वो क्या होता है, स्वादिष्ट बना देते हैं वो, है ना। अगर धूप ना लगे तो कोई फल स्वादिष्ट लगेगा खाने में, नहीं लग पाएगा। तो देखते हैं, जिस पौधा में अगर धूप नहीं लगता है तो पौधा जल्दी मुरझा भी जाता है और उसमें फल भी अच्छा खासा नहीं हो पाता है। ओके, हाँ, आगे बढ़ते बच्चे। हाउ डू द सन एंड समर हेल्प इन राइपनेस ऑफ फ्रूट्स इन ऑटम। ओके, कहते हैं कि हाउ डू, मतलब इसी क्वेश्चन को इस भाषा में यहां पूछा गया। यहां पूछा गया कि कैसे सूरज और ऑटम सीजन का ये कॉन्स्पिरेसी होता है, षड्यंत्र रचाया जाता है। अब इसी क्वेश्चन को देखिए, ऐसे अगर पूछ देगा कि हाउ डू द सन एंड समर हेल्प इन राइपनेस ऑफ फ्रूट्स इन ऑटम, पतझड़ के मौसम में जो फल होते हैं उसमें राइपनेस, मतलब वो जो पक जाता है, तो कैसे, है ना, कैसे गर्मी, जो समर का जो गर्मी है, जो धूप है, जो प्रकाश है, वो कैसे मदद करता है। तो द सन एंड समर, सूरज और ये समर का जो मौसम होता है, हेल्प इन द राइपनेस ऑफ फ्रूट्स, मतलब मदद करते हैं पकने में, किसको, फल को। ओके, टू मेक देम फ्लेशी, इसको फ्लेशी बना देते हैं, गूदेदार बना देते हैं, इसको फुला देते हैं पतझड़ के मौसम में। दे फिल द फ्रूट्स विद प्लेंटी ऑफ हीट, मतलब इतना ज्यादा, प्लेंटी ऑफ का मतलब इतना ज्यादा वो इसमें गर्मी भर देते हैं, हीट भर देते हैं और अपना एनर्जी लगा देते हैं, ताकि सो दैट, ताकि द फ्रूट्स कैन ग्रो, ताकि जो फल है ना वो बढ़ सके, क्या कर सके, वो बढ़ सके। टू देयर फुलेस्ट साइज, मतलब जितना आकार में बढ़ना चाहिए, एकदम पूरे आकार में बढ़ने के लिए क्या करते हैं, उसमें गर्मी डाल देते हैं, अपनी एनर्जी डाल देते हैं, ताकि जब वो अपने पूरे आकार में आ जाए तो लोग उसको हार्वेस्ट कर सकें, लोग उसको काट सकें पूरे फसल को। इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, आप देखिए, एक बच्चे, बहुत सारे बच्चे के मन में सवाल होगा ये, सर हम इतना ज्यादा कैसे लिखेंगे, है ना। हम बच्चे हर बार कहते हैं कि देखिए, सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आंसर होते हैं बच्चे, वो 2-2 मार्क्स वाले होते हैं। क्या होते हैं, 2-2 मार्क्स वाले होते हैं। आप लोग इसका इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा है। जबकि देखिए, कोई बड़ी चीज नहीं है ये, समझ गए ना। 10 क्वेश्चन देता है, सिर्फ 5 ही बनाना होता है उसमें, सिर्फ 2-2 मार्क्स का, समझ गए। तो हम जो आपके सामने इतना जो कुछ लेकर लिख करके आते हैं ना, यही सेम आपको वहां जाकर नहीं छापना है। आपको हम यहां पर देखिए समझा रहे हैं, इसलिए ताकि इसको आप अपने मन से लिख सकें। अगर आप ये बताइए कि अगर यहां क्वेश्चन किया गया है, मान लेते हैं अब ये क्वेश्चन किया गया, देखिए मान लेते हैं अब एग्जाम में ये क्वेश्चन आया कि व्हाट हैपेंस इन ऑटम, कि पतझड़ के मौसम में क्या होता है, तो आपको 5-6 लाइन में लिखना नहीं है, क्योंकि वो 2-2 मार्क्स वाला है। आप अगर 2 से 3 लाइन भी लिखेंगे ना तो इनफ है 2 मार्क्स के लिए। 10 क्वेश्चन में से चुन करके 5 क्वेश्चन बनाना है। तो जिसमें आपको लगे हाँ लगता है ना ये वाला जो है ना, ये कविता वाला क्वेश्चन है ये, और ये हमको पढ़ा हुआ है, तो जो आपको बच्चे पढ़ा हुआ है, अब मान लीजिए पूछा गया ऑटम सीजन के बारे में, तो आप जाड़ा के बारे में तो नहीं लिखिएगा तो भाई इसी मौसम के बारे में जो आपने भी चैप्टर में पढ़ा। तो बस अपनी भाषा में आपको जैसे बच्चे आता है आप वैसे लिख सकते हैं। ये पूरा सेम कॉपी पेस्ट जाके पेस्ट नहीं कर देना है, मतलब छाप नहीं देना है। ओके, इसमें से बस आपको क्या करना है, खाली समझना है कि हाँ भाई इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, तो उसको अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करनी है। और अगर अभी से आप लिखने की कोशिश कीजिएगा ना तो एग्जाम तक अच्छा खासा आपको हेल्प मिल चुका रहेगा। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि आप लोग लिख करके प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना, आप लोग इसको याद करने में लग जाते हैं। हम कितनी बार कहते हैं क्वेश्चन को याद मत कीजिए, समझिए और उसको अपनी भाषा में लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, चाहे जैसे भी आपको यहां पर आ जाए, जैसे आपको लिखने का मन करता है वैसे लिखिए आप इसको। अब देखिए, अचानक से अगर आप ये कहेगा सर हमको ट्रांसलेशन नहीं आता है, सर हम कैसे एक एक वर्ड का लिखें, बच्चे एक एक वर्ड करके आपको नहीं लिखना है, आपको जैसे आ रहा है ना आप समझिए, इसमें से अपनी भाषा में लिखने की कोशिश कीजिए। ओके, तो मुश्किल से बच्चे बस 10 क्वेश्चन तक बनाना, उसमें 5 होता है, तो 5 क्वेश्चन की इतना टेंशन क्यों, है ना। हम तो इसलिए आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं, यहाँ पर समझा रहे हैं, ताकि इसमें से आप नॉलेज लें और उसको अपनी भाषा में लिखने की प्रैक्टिस करें। ग्रामर, नो डाउट कि आपको लिखने में ग्रामर मिस्टेक होगा, ये बात तो बिहार बोर्ड भी जानते हैं। जरूरी है कि सारे बच्चों ने क्लास 10th में ग्रामर को अच्छा पकड़ बनाया होगा, 11th में पकड़ बनाया होगा, या 12th में आकर के पकड़ बना लिया होगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये बात बिहार बोर्ड लोग भी जानते हैं, समझ गए। तो आपको अपनी भाषा में क्या होता है, विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। क्यों लिखा होता है, क्योंकि ये बात वो लोग भी जानते हैं भाई कि एक एक वर्ड को ना शुद्ध में ये नहीं लिख सकते हैं। बस वो ये चेक करना आता है, बस वो ये चेक करने आप क्वेश्चन देता है, बस हाँ बच्चे के पास नॉलेज कितना है। क्या वो अगर ऑटम सीजन के बारे में पूछा गया तो कहीं उसने जाड़ा के बारे में तो नहीं लिख दिया, यही तो चेक किया जाता है एग्जाम में, है ना। अब आप कहेंगे सर कि हाँ एक बच्चे ने कहा कि सर हमको शब्द नहीं मिल पाता, तो भाई तो शब्द के लिए तो आपको भाई क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं। अब देखिए यहाँ से चीजों को आप रीड कीजिएगा, पढ़िएगा और फिर उसको लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आखिर प्रैक्टिस बिना किए आप एग्जाम में कैसे लिख पाएगा, ये बताइए। कोई भी ऐसा हुआ है कि हाँ हमसे बस इसको देख लें और जाकर के वहां ऐसे करके लिख दें, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। रीडिंग करना पड़ेगा इसके लिए आपको, है ना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसको। बिना प्रैक्टिस के कौन एग्जाम में लिख के चलाएगा, कोई नहीं लिख सकता है ना।
अच्छे से बच्चे लिखने बहुत बच्चों को नहीं आता है, लेकिन कम से कम आप आंसर तो एग्जैक्ट दे सकते हैं ना। कि अब पूछा ऑटम सीजन के बारे में तो हमने ऑटम के बारे में लिखा, जो हमने कविता में पढ़ा वही हमने वहां लिखा। हम क्यों कहते हैं कि पोएम को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सीखिए, क्यों? ताकि आपको नॉलेज हो कि हाँ भाई इस चैप्टर में ना हमने ये चीजें पढ़ी थी, हमने ऑटम सीजन में ऑटम सीजन के बारे में पढ़ी थी, हमने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में हमने है ना वहां पर सेपरेशन के बारे में पढ़ा था। तो यही सब चीजें आपको वहां पर काम आएगा, समझ गए? हाँ, अब अचानक से आप कहेंगे सर कि हमको हिंदी से अंग्रेजी लिखने नहीं आता है, तो ये तो भाई इसके लिए बहुत लंबा ट्रांसलेशन सीखना पड़ता है इसके लिए, है ना। ये सब क्लास 10 से वही सब चीजें स्टार्ट हो जाती हैं, क्लास 10 से ही, या इवन यू कहें तो भाई क्लास 9 से सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए कि हमको अपनी ट्रांसलेशन मजबूत करनी है ना। ये सब बहुत पहले से किया जाता है। अभी बच्चे आपके पास जो टाइम होता है वो क्या होता है? प्रैक्टिस करने का टाइम होता है कि हम कैसे किसी बात को अपनी भाषा में हम लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं। अब यहां देखिए पूछा कि हाउ आर ऑटम एंड समर रिलेटेड टू स्प्रिंग, मतलब ये जो पतझड़ का मौसम है, ये जो गर्मी का मौसम है, ये कैसे संबंधित है स्प्रिंग सीजन से, मतलब वसंत के मौसम से। तीनों आपस में कैसे रिलेटेड हैं? तो देखिए बताया गया कि कैसे तीनों आपस में संबंधित हैं। तो ऑटम एंड समर क्या बोलता है? देखिए पतझड़ का मौसम और गर्मी का मौसम आर रिलेटेड टू स्प्रिंग, है ना, ये वसंत ऋतु से ये संबंधित हैं। क्यों? क्योंकि जो वसंत का मौसम होता है ये आता है, कब आता है? तो बिफोर द अराइवल ऑफ समर, मतलब इसको यूं कहें कि समर सीजन से पहले, समर सीजन के आने से पहले कौन आ जाता है? स्प्रिंग सीजन आता है। तो ये इससे रिलेटेड हो गया, ठीक है ना। तो समर सीजन और ऑटम सीजन के आने से पहले ही स्प्रिंग सीजन आ चुका होता है ना। अब यहां देखिए, एंड ऑटम स्टार्ट्स विद द डिपार्चर ऑफ द समर सीजन, और जो पतझड़ का मौसम है वो उसकी शुरुआत होती है, स्टार्ट होती है ये कब? विद द डिपार्चर ऑफ द समर, मतलब गर्मी के मौसम जाने के बाद। डिपार्चर का मतलब प्रस्थान करना, जाना, अराइवल का मतलब होता है आना। तो देखिए तीनों आपस में कनेक्टेड हो गए कि जो वसंत का मौसम है वो कब आता है भाई? तो समर सीजन के आने से पहले आ जाता है, ठीक है। और ऑटम सीजन जो है वो गर्मी के मौसम के जाने के बाद आता है। तो इससे पता चलता है कि तीनों आपस में यहां पर कनेक्टेड है ना। हाँ बच्चे, हमने आपको बहुत पहले क्लास में भी कहा था कि देखिए इससे एक ऐसा पॉइंट होता है ना, इससे निबंध उसको किसी के हाथ में नहीं होता है, लेकिन हमने आपको कहा था कि हम आपको कुछ फॉर्मेट, मतलब आपको हम लिखना सिखाएंगे कि भाई कैसे स्टार्ट किया जाए, बीच में क्या रखा जाए और लास्ट में फिर इसको एंड कैसे किया जाए। ये हमने कहा था कि हम आपको फॉर्मेट सिखाएंगे, क्योंकि हम पूरा आपको ऐसे तो याद नहीं करवा सकते हैं ना, ऐसे याद करने का चीज भी नहीं है। उसके लिए बस ये हो सकता है, हमने बहुत पहले क्लास में कहा था कि ऐसे को जिनको जिनको कमांड करना है वो सिंपली क्या करें, बस कुछ चीजों को रीड करें, वो पढ़ें, उससे नॉलेज लें। मान लीजिए हमको लिखना है पोल्यूशन पर, हमको ऐसे लिखना है, चाहे हमको करप्शन पर ऐसे लिखना है, चाहे हमको डाउरी सिस्टम पर ऐसे लिखना है ना, हमको दीपावली पर ऐसे लिखना है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, उसको पहले हम पढ़ेंगे कोई भी किताब से। आज के डेट में क्या है, गूगल है, एक सर्च मारो दीपावली, पूरा उसके बारे में आ गया। तो हमको पूरा छापना थोड़ी है, हमको उसको रीड करना है, हमको उसको पढ़ना है और पढ़ के आइडिया लेना है कि अच्छा दीपावली में अच्छा ऐसे होता है, अच्छा ऐसे होता है, बस यही करना होता है, सेम जाके छापना नहीं होता है। तो जब तक हम रीड नहीं करेंगे तब तक हमारे पास वो नॉलेज कैसे आएगा, और जब तक नॉलेज नहीं होगा तब तक हम उसको उतारेंगे कैसे कॉपी पर। तो इसके लिए क्या करना होता है, पहले रीडिंग डालना होता है। तो इससे का किताब तो लगभग घर में होता है, नहीं तो भाई मार्केट में मिल जाता है, चाहे गूगल में एक क्लिक गूगल मारिए, हम सीधे करप्शन पे लिखे करप्शन सर्च कीजिए, सारा आगे करप्शन के बारे में, उसमें से जो जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं उसको भाई अलग से नोट कर लीजिए, उसी को खाली लिख के प्रैक्टिस कीजिए, काफी है उतना लिखने के लिए, है ना। हाँ, पढ़ने के बाद तो आपको आइडिया मिल ही जाएगा लिखने का, बिना पढ़े तो आपको आइडिया नहीं मिलेगा। ये बात हम क्लियर है कि जब तक कोई बच्चा रीडिंग नहीं डालेगा तब तक उसको नॉलेज नहीं होगा, आइडिया नहीं मिलेगा, और आइडिया मिलने के बाद ही आप उसको उतार सकते हैं कॉपी पर, है ना। चलिए बच्चे, 2 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन पूछता है ना, सब्जेक्टिव वाला, समझ गए ना, उसका आंसर तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो एक लाइन में ही हो जाता है। तो उसके लिए आदमी क्या कर सकता है, जिसका आंसर एक लाइन में हो चाहे 2 लाइन में हो, तो भाई क्वेश्चन जैसा पूछेगा वैसा आंसर देंगे हम। अरे भाई क्वेश्चन है भाई 1 लाइन वाला, तो उसको हम 5 लाइन में काहे के लिए लिखेंगे उसको हम, है ना, अपने मन से उसको बढ़ा चढ़ा के। बोर्ड वाला भी समझेगा अच्छा मतलब हमको बुद्धि सिखा रहा है ऐसे। तो जो जितना लाइन में हो सकता है एवरेज निकाल लीजिए, 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन बहुत इनफ हो गया 2 मार्क्स के लिए, है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चे। अभी बच्चे हमने अभी आपका सब्जेक्टिव स्टार्ट नहीं किया बच्चे, अभी हम आपका सिर्फ क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग पहले चैप्टर को पढ़ रहे हैं, पोएम को पढ़ रहे हैं, हर उसके लाइन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसीलिए ताकि आपको नॉलेज हो, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले अच्छे से बन जाए, समझ गए ना। अभी बच्चे हमारा ज्यादा फोकस किस पे चल रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर। नहीं बच्चे, ट्रांसलिटरेशन में नहीं लिख सकते हैं आप, ओके, आपको इंग्लिश में ही लिखना है। यहां देखिए बच्चे क्वेश्चन क्या गया कि जॉन किट्स वाज अ डैश पोएट, जॉन किट्स कैसे पोएट हैं, विक्टोरियन हैं, एलिजाबेथन हैं, रोमांटिक हैं या फिर रिनाइसेंस हैं, कैसे पोएट हैं। तो बाकी ऑप्शन से हमको क्या मतलब एग्जाम में, जो हमने जाना, ज्यादा हमको बच्चे दिमाग लगाना नहीं है, जो हमने राइटर के बारे में जाना वही हमको अपना आंसर लगा देना है, बाकी क्या लिखा उसे मतलब नहीं है। फिलहाल इससे मतलब है कि बस हमने जो पढ़ा वही हम टिक आउट करेंगे, वही हमारा आंसर भी एग्जाम में माना जाएगा। ओके, नंबर 2,
विच सीजन इज कॉल्ड द सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा तो बड़ा आसान लगेगा आंसर देने में। कह रहा है विच सीजन, कौन सा मौसम कहा जाता है सीजन ऑफ मेलो फ्रूट, मतलब एकदम फल से लदा हुआ मौसम कौन सा कहलाता है। सिंपली ये पूछना चाहा कि फल से भरा हुआ मौसम कौन कहलाता है, तो कौन कहलाता है। चर्चा किसके बारे में पढ़ा हमने, ऑटम सीजन के बारे में। अच्छा, रेनबो पार्ट 2 बुक में कोई और सीजन की चर्चा हुई है क्या, नहीं ना, इकलौता चैप्टर इसमें आपको पतझड़ के मौसम की चर्चा की गई है, ऑटम की चर्चा की गई है। तो जब आंसर एकदम क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं, एग्जाम में बैठिएगा आप तो, है ना। खाली बच्चे बस थोड़ा बहुत रिवीजन करना ही पड़ेगा आपको। वेयर डज द वाइन रन, देखिए पूछा कहां, वेयर, कहां, वो जो लताएं हैं, जो लता है वो कहां पर पसरती हुई दिखाई देती हैं आपको, पोल पर, दीवार पर, थैच पर या बैम्बू पर। तो अभी अगर आप कविता नहीं पढ़े होते ना, अगर आप आज की कविता नहीं पढ़े होते मान लेते हैं, तो आप इसमें से कोई सा भी लगा सकते थे अपने मन से या क्वेश्चन को छोड़ सकते थे। लेकिन जब आपने आज पढ़ा तो इसमें बैम्बू की चर्चा तो हुई नहीं, दीवार की चर्चा हुई नहीं, पोल की चर्चा हुई नहीं, तो चर्चा किसकी हुई, थैच की, है ना, जो कि छत को कहते हैं। तो इसका मतलब यही निकलेगा ना बच्चे, इसका मतलब ये निकलेगा कि हमको पढ़ने के बाद क्वेश्चन बनता है, नहीं पढ़ते हैं तो क्वेश्चन उटपटांग टाइप का बनेगा, है ना। आगे देखिए नंबर 4, हु थिंक दैट, कौन सोचता है कि वार्म डेज विल नेवर सीज, है ना, कौन सोचता है ऐसा कि भाई गर्मी का मौसम कभी, यहां पर जो गर्म जो दिन है गर्मी का वो कभी खत्म नहीं होगा, ऐसा कौन सोचता है ना, ऐसा कौन सोच रहा होता है, तो वो कौन है। देखिए इसमें क्रिकेट की चर्चा तो हुई है, मक्खी की चर्चा तो नहीं हुई, है ना, कीड़े वहां पर स्पाइडर, मकड़ी की चर्चा नहीं हुई, चर्चा किसकी, तो क्रिकेट किया तो बीज की। तो बताए झिंगुर तो भाई रात में निकलता है ना, रात में वो आवाज करता है। तो फूल पर कौन बैठता है, तो फूल पर तो मधुमक्खी बैठता है ना, तो मधुमक्खी कहता है कि नहीं जब तक कि गर्मी का मौसम खत्म ना हो, जब तक हम रस निकालते रहेंगे, है ना। नेक्स्ट नंबर 5, वेयर हैव द क्रॉप्स, जो फसल है वो कहां पर स्टोर किया जाता है, ग्रैंडरी फ्लोर पर, ड्रम पर, सेल्स पर कि फील्ड पर, कहां पर। तो इस पोम में हमने जैसे ही पढ़ा था तो वहां पर फ्लोर वर्ड की चर्चा की गई थी, बाकी की चर्चा फिलहाल यहां पर नहीं किया गया, है ना। सेल्स वर्ड की चर्चा हुई है लेकिन वो फल के लिए हुई है, जबकि यहां फसल की बात हुई है। तो फसल कोई भी जो अनाज होगा वो है ना, वो फ्लोर पर ऐसे करके पसार दिया जाता है, वो ये कह सकते हैं। नंबर 6, ऑटम इज कंपेयर टू अ डैश इन द पोम, ये जो पतझड़ का मौसम है इसकी तुलना की गई है ना, इस कविता में तुलना की गई है किससे, बेबी से, लाइट से, विमेन से या नॉटी बॉय से। इसमें नॉटी बॉय, विमेन, एक औरत से तुलना किया गया, किससे तुलना किया गया। तो हमने पढ़ा था कि जब वो कहता है किसके, तुम्हारे बाल लहराते हुए दिखाई देते हैं, तो बाल एक्चुअली में किसके लहराते दिखाई दे सकते हैं, तो किसी औरत के, किसी विमेन के। तो इसलिए पतझड़ के मौसम को यहाँ पर एक विमेन से तुलना किया गया है। नेक्स्ट वन, What is autumn doing on half ribbed furrow, ये जो एक है ना खेत में जो कतार बना करके जो है ना फसल को रख दिया जाता है ना, तो वहां पर ऑटम सीजन क्या करती हुई नजर आती है, क्या करती हुई नजर आती है। आधा जो कटा हुआ जो फुरो दिखता है आपको, वहां पर ऑटम सीजन सोती हुई दिखाई देती है। इसमें दो एक्टिविटी चर्चा ज्यादा की गई थी, है ना, एक तो सोते हुए, दूसरा बैठे हुए। तो बैठे हुए कहां पर, जहां पर साइडर प्रेसिंग हो रहा हो, जहां पर सेब से शराब बनाई जा रही है, वहां पर बैठे हुए एक्टिविटी दिखाई गया। और जहां पर ऐसे कतार में फसल को काट करके रखा गया है, तो वहां पर वो सोती हुई दिखाई देती है, स्लीपिंग करते हुए। लेमिया एंड हाइपेरियन आर रिटन बाय, इसका भी हमने आपको ट्रिक बता दिया था कि लेमिया और हाइपेरियन एक साथ ही पूछेगा, पूछना होगा तो लेमिया और हाइपेरियन किनका लिखा हुआ है। फिलहाल तो चैप्टर चल रहा है, फिलहाल आप समझ गए होंगे, लेकिन एग्जाम में आपको याद रहेगा। देखिए जैसे पढ़िएगा लमिया, क्या पढ़िएगा, लमिया कि लमिया, है ना, तो राता लमिया लमिया रे कटे। तो जैसे ही अगला लाइन आएगा कटे, तो कटे किसमें लिखा रहेगा, देखिए क्या इसमें कटे लिखा हुआ है, इसमें कटे है, इसमें कटे है, नहीं कटे किसमें, देखिए यहाँ पर देखिए कटे है। तो कटे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसको हमने मान लिया, दिमाग को दिखा दिया है कि भाई देखो अगर ऐसे याद रखोगे तो तुमको एग्जाम के दिन भी याद रहेगा, ऐसे करके। नंबर 9 बच्चे क्वेश्चन देखिएगा। नंबर 9 कहता है विच इज द नेशन बर्ड ऑफ इंग्लैंड, मतलब यहां पर नेशनल होना चाहिए, नेशनल। इंग्लैंड का राष्ट्रीय पक्षी किसको कहा गया, फ्लेमिंगो को, डव को, ईगल को या रॉबिन को। तो हमने कहा था कि रेड ब्रेस्ट को ही कहते हैं रॉबिन कहते हैं। तो इंग्लैंड का जो नेशनल बर्ड है वो कहलाता है आपका रॉबिन, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 10, व्हाट इज ट्विटरिंग इन द स्काई, आसमान, इस कविता में आसमान में चहचहाते हुए, ट्विटर करते हुए, चहचहाते हुए कौन दिखाई दे रहे हैं, स्वैलो, कॉक, रॉबिन या काइट। काइट वर्ड की चर्चा हुई नहीं, कॉक वर्ड की चर्चा हुई नहीं, चर्चा हुई है रॉबिन की और स्वैलो की। तो रॉबिन को व्हिसल बजाते हुए देखा गया है, क्या करते हुए, व्हिसल मतलब सीटी बजाते हुए, ओके। और स्वैलो को ट्विटरिंग करते हुए दिखाई दिया, मतलब चहचहाते हुए एक साथ। तो बच्चे नंबर 10 का ऑप्शन हो गया आपका नंबर ए। नेक्स्ट, द थीम ऑफ ऑटम इज, इस जो हमारा चैप्टर बच्चे आज का ऑटम सीजन,
इसका थीम क्या है, इस कविता का मूल विषय क्या है, क्या दिखाना चाहता है ये? स्कार्सिटी को दिखाना चाहता है, कमी को दिखाना चाहता है ना, या एफिशिएंसी को दिखाना चाहता है, या फिर फुलफिलमेंट या मैच्योरिटी को दिखाना चाहता है? तो इसमें हर चीज एकदम फुल होते हुए दिखाई दे रहा है ना। पतझड़ के मौसम में जो चीज है वो पूरा उसमें एकदम परिपक्वता नजर आ रही है, मतलब हर चीज एकदम भरा भरा टाइप का दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास ताकत है किसी चीज को भरने की तो आप उसको भरिए, जितना भर सकते उतना भरिए, कभी भी किसी चीज को खाली करने की कोशिश मत कीजिए, है ना। तो कहते हैं ना, जिसके पास जो भरने की ताकत होती है ना वो हर किसी को भर देता है, लेकिन जिसके पास खाली खंगालने का ताकत होता है, बस हर चीज जगह से क्या करो, उसको खाली कर दो, उसको खाली कर दो, ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। ये इस चैप्टर का यहां पर एक मूल विषय दिया गया है। ओके, कि लोगों को देना सीखो बल्कि लोगों से लेना थोड़ा कम सीखो। Who has been personified in Ode to Autumn? आप देखिए बच्चे यहां पर इन चार में से कौन से सीजन को यहां पर पर्सोनिफाइड किया गया, मतलब एक व्यक्ति के रूप में दिखाया गया, व्यक्ति के रूप में। तो जैसे ही कहा था कि तुम्हारे बाल लहरा रहे हैं, है ना, तो बाल लहरा रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पर एक औरत की चर्चा होगी, मतलब एक व्यक्ति की चर्चा हो गई, और उस व्यक्ति को किसको माना गया यहां पर? तो इस ऑटम सीजन को माना गया कि ऑटम सीजन तुम जो हो ना, तुम्हारे बाल लहराते बल खाते दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो वो ऑटम सीजन के बारे में कहा गया, जिसको पर्सोनिफाइड किया गया। पर्सोनिफाइड का मतलब उसको व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है, कभी सोते हुए दिखाई दिया, कभी बैठते दिखाई दिया, है ना, कभी बाल को लहराते दिखाई दिया। तो ये सब पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है किसके लिए? ऑटम सीजन के लिए। नेक्स्ट नंबर 13, ऑटम इज अ सीजन ऑफ मेलो। आप देखिए क्या भी कोई क्वेश्चन क्या करता है ना कि पोएम के जो लाइन्स होते हैं ना लिखे हुए, वहां से वर्ड को क्या कर देगा, गायब कर देगा और डाल देगा डॉट डॉट डॉट। अब जो बच्चे अगर पोएम के लाइन्स को नहीं रीड करेंगे तो उनको क्या पता कि मेलो के बाद यहां पर क्या लिखा हुआ है ना, वो तो यहां अपने मन से कुछ भी लगा देंगे। लेकिन हमने जब पढ़ लिया कि मेलो फ्रूटफुलनेस, कि मेलो के बाद क्या लिखा था, फ्रूटफुलनेस लिखा हुआ था, तो हम ऐसे करके इसको बच्चे टिक आउट लगा सकते हैं। अब देखिए जल्दबाजी में आप इस पर टिक आउट लगा दीजिएगा। आइए बताइए, ये जो मौसम है वो फल से भरा हुआ है, फुल है, या फिर लेस है? लेस का मतलब बोलने का मतलब कमी है। क्या इस मौसम में कमी था कि फुलफिलमेंट था? तो हिसाब से हमारा ये वाला आंसर सही है ना। चलिए बच्चे, ऑटम स्टार्ट्स विद द डिपार्चर ऑफ दैट सीजन। ये बताइए ऑटम जो सीजन जो शुरू होता है वो कौन से सीजन के जाने के बाद? तो हमने भी जस्ट पढ़ा था एक क्वेश्चन में कि वो समर सीजन के जाने के बाद ऑटम सीजन आता है ना। नंबर 15, डैश वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर। प्रकृति के बहुत एक बड़े प्रेमी थे। कौन थे वो? जॉन किट्स, जॉन डन, W.H. ऑडेन या वॉल्ट विटमैन, है ना। तो अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि जॉन किट्स जो है वो प्रकृति के, नेचर के बहुत बड़े प्रेमी है, ये इनको नेचर से बहुत ज्यादा लगाव था। ठीक है, तो बच्चे ये रहा आपके सामने बच्चे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे, बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हमने लाया था, जो कि बच्चे हमने ज्यादा क्वेश्चन नहीं चुना, जो इंपॉर्टेंट थे, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, वही आपके सामने हम लेकर के आएंगे। ओके, तो बच्चे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप, है ना, आप पोएम को दोबारा रिवीजन जरूर में रखें, और बच्चे कोशिश कीजिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आप ज्यादा फोकस बना के रखें, क्योंकि बच्चे जितना डर आपको सब्जेक्टिव में लग रहा है ना, हमें उतना डर नहीं लग रहा आप लोगों के लिए। पता है क्यों? क्योंकि जिन जिन बच्चों का ऑब्जेक्टिव पे पकड़ हो जाएगा ना, समझ गए, तो आपको एक तरीका बता देंगे कि 10 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है ना, जिसमें जो 5 ही क्वेश्चन बनाना होता है, उसका आपको हम तरीका बता देंगे सब्जेक्टिव वाले क्लास में कि कैसे हम बिना याद किए भी ना हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो बच्चे इसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आपको पकड़ बनाना पड़ेगा। हम बार बार कहते हैं, आपको हम बहुत दिन से कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव पे आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए। उस 10 मार्क्स के लिए आप इतना टेंशन मत लीजिए, उसका आपको तरीका हम बता देंगे लिखने का, कि बिना याद किए भी आप उसको आंसर लिख सकते हैं। समझ गए? हाँ बच्चे, सब्जेक्टिव याद करना भी नहीं है, उसको सिर्फ हमने बोला कि आप उसको रीड कीजिए, कम से कम खाली उसके वर्ड को चुराइए, देखिए कि हाँ भाई ये वर्ड ना इस क्वेश्चन में रहता है, ऐसे करके। हाँ बिल्कुल बच्चे, पोएट और बच्चे पोएट्री का तो हमने पूरा ट्रिक आपको हमने यूट्यूब पर डाल दिया है बहुत पहले ही, आप जाके देखिए, सर्च कीजिएगा ना यूट्यूब पर 12th वाले चैनल पे, तो आप वहां देखिएगा, तो वहां पर रहेगा, मेरा वीडियो अपलोडेड है, बहुत पहले हमने सिखा दिया था एकदम पिक्चर के जरिए। जितने सारे राइटर्स हैं ना वो रेनबो पार्ट में पोएट्री प्रोज का सब काम हमने बता दिया है। हम फिर से क्लास में दिन आपको बता देंगे इसका, लेकिन बच्चे अभी पहले ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा जरूरी, बच्चे इसको थोड़ा अमल में लाइएगा, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो बच्चे मिलते हैं आपको हम कल के क्लास में एक नए चैप्टर के साथ में। ठीक है बच्चे, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जो हमने कहा बच्चे इस पर थोड़ा अमल कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे आप अपने इंग्लिश क्लास का भी इंतजार कर रहे थे। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आपका इंतजार खत्म होता है। हम दीपक शर्मा एक बार तहे दिल से सारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, टारगेट बोर्ड पे। तो प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो क्लास होने वाला है बच्चे, हम लोग आज की इस क्लास में हम लोग पोइट्री सेक्शन का लिया गया एक चैप्टर, बहुत ही बच्चे खूबसूरत सा चैप्टर जिसका नाम है ओड टू ऑटम। ओके, तो बच्चे जैसा कि टाइटल गिवन है, इसका मतलब होता है, ओड का मतलब होता है गीत,
ओके। और किसका गीत? तो ऑटम सीजन का अपना एक गीत होता है, ठीक है। मतलब अपनी इसकी एक राग होती है, अपनी इसकी एक पहचान होती है, अपना इसका एक धुन होता है। तो बच्चे ओड टू ऑटम का मतलब हो गया पतझड़ के मौसम का गीत या पतझड़ के मौसम का अपना राग, उसकी अपनी संगीत। ओके, तो जैसा कि ये चैप्टर बच्चे आपने मतलब हमारे भारत देश का लिया हो गया, ऑटम सीजन का नहीं है, ये उस कंट्री का बच्चे, ये इंग्लैंड की है ना, जो इंग्लैंड कंट्री है वहाँ के ऑटम सीजन की चर्चा यहाँ की गई है। और चैप्टर के जो राइटर हैं बच्चे वो जॉन कीट्स साहब हैं। ओके, और इनको भी नेचर पोइट कहा जाता है, इनको रोमांटिक पोइट भी कहा जाता है, ठीक है। और देखते हैं कि अब आगे इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। हर दिन हमको जो भी पोइट्री सेक्शन का पोएम होता है वो कुछ ना कुछ हमें लाइफ से रिलेटेड वो लर्निंग्स देकर ही जाता है। अब देखना यह है कि आज का चैप्टर हमको कौन सा लर्निंग्स देता है, ठीक है। एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग बच्चे आप सभी को। जल्दी से आप लोग क्लास में आ जाइए तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, ऑटम सीजन का गीत है, संगीत है, अपना इसका धुन है, अपनी इसकी राग है, अपनी इसकी पहचान है। जैसे हर सीजन के पहचान होते हैं वैसे इसकी भी एक पहचान है ना।